बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे 18,000 के नौजवानों, बुजुर्गों और खास तौर पे जो मेरी बहनें आई हुई हैं, मैं सबसे पहले आप सबसे माजरत चाहता हूं कि मैंने आना था जहाज से और रास्ते में मौसम की खराबी की वजह से जहाज ना आ सका, तो मैं इस्लामाबाद से बाय रोड आपके पास पहुंचा हूं। तो मैं माजरत चाहता हूं, आपको इंतजार करनी पड़ी। तो मैं मेरे नौजवानों और बुजुर्गों और बच्चों और बहनों, आपको पता है मैं आपके पास क्यों आया हूं? क्यों आया हूं? क्योंकि हमारा जो नुमाइंदा था, जिसको आपने वोट दी थी, वो लोटा हो गया। माशाअल्लाह, मेरे सारे नौजवान बल्कि बच्चे भी जानते हैं कि लोटा क्या होता है। लोटा सिर्फ वो नहीं होता जो गुस्ल खाने में इस्तेमाल किया जाता है। लोटा वो होता है जो अपने ज़मीर का सौदा करता है, अपना ज़मीर बेचता है। और हम सारी पाकिस्तान की कौम गैरतमंद कौम है। हम वो कौम है, सब गौर से सुन लो, वो दुनिया के सबसे अजीम लीडर इंसान मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसकी उम्मत हैं। ये मुल्क बना था एक बहुत बड़े अल्लाह के सामने, हमने वादा किया था, और वो ही हमारा कलमा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और उसके साथ एक तो इस मुल्क का मतलब यानी इसका मतलब कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह, हम कभी किसी के सामने झुकते नहीं और अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते, क्योंकि अल्लाह अल हक है। मुसलमान के ज़मीर की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि हम सच और हक पे खड़े होते हैं। और दूसरी चीज कि मेरा तेरा रिश्ता क्या, और इसका मतलब ये कि खैबर से लेके, कोयटा से लेके, ग्वादर से लेके, कराची से लेके, सारे पाकिस्तान के अंदर हमारा आपस में रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह है। हम सब अल्लाह को मानते हैं और किसी और को खुदा नहीं मानते। लोगों की मुख्तलिफ ज़बानें हैं, सिंधी, पश्तो, उर्दू, पंजाबी, बलोच, लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ जो नारे पे पाकिस्तान बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारा रिश्ता है सबका, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कमजोर, ताकतवर, हमारा रिश्ता ये।
लेकिन मेरे 18,000 के लोगों, हम इसको पहचान नहीं सके, इस रिश्ते को नहीं पहचान सके। और यही वजह है कि ये मेरा मुल्क आज एक अजीम मुल्क नहीं बन सका। हम वो लोग हैं जिनका नजरियाती लीडर इलामा इकबाल था और हमारा लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना था। बड़े इंसान थे, बड़े अल्लाह के वो लोग थे जो सच्चे, सादिक और अमीन, असूल पे चलने वाले। और इलामा इकबाल की ख्वाब थी कि जब हमारा मुल्क, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत के असूल बनाए, जब हम उन पे खड़े होंगे, अदल और इंसाफ, इंसानियत और खुददारी, तब ये कौम एक अजीम कौम बनेगी। लेकिन हम नहीं बने क्योंकि हम उन उसूलों पे नहीं चले। ये जो लोटे, ये लोटे क्या, ये वो लोग हैं लोटे वो हैं जो पैसे लेके अपनी, जिन लोगों से, हल्के के लोगों से वोट लेके आए, पैसे लेके उन लोगों की वोट बेचते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो उस मुल्क से गद्दारी करते हैं। एक अमेरिकी साजिश का हिस्सा बन के 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को ये गिराते हैं साजिश के तहत, पैसे लेके। और इनके साथ इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक मिल जाते हैं और मिलके एक अमेरिकी साजिश के तहत पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को मुल्क पे मुसल्लत कर देते हैं। इसलिए चुप करके बैठ। इसलिए सुनो मेरे नौजवानों, गौर से सुनो। इसलिए ये इतवार को जो इलेक्शन आ रहा है, ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मैं आज सबकी ड्यूटी लगा रहा हूं कि आप सबने पूरा जोर लगाना है। आपने घर घर जाके लोगों को निकालना है। मेरी बहनों, आपने भी घर घर जाके लोगों को निकालना है, क्योंकि हमने ये इलेक्शन इसलिए जीता है, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इन चोरों से इस मुल्क को बचाना है, अमेरिकनों के गुलामों से इस मुल्क को बचाना है। बताओ मुझे, आप सब इसमें पूरी तरह शिरकत करोगे? आपने सिर्फ खुद नहीं निकलना, आपने घर घर जाके लोगों को इन लोटों के खिलाफ निकालना है। और मेरी बहनों, आपने भी, और खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये धांधली करते हैं, आपने खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशन को संभालना है। अब देखिए हमारा मुल्क का हाल, जरा सुने मेरी बात, कि हम इस वक्त इलेक्शन में, हमें तो सिर्फ, अगर ये बाहर इलेक्शन होता, ये यूरोप में इलेक्शन होता, अमेरिका में इलेक्शन होता, ऑस्ट्रेलिया में होता, तो इस वक्त हम सिर्फ एक चीज सोच रहे होते कि हमने लोगों को निकालना कैसे है, वोट कैसे दिलवानी है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं आज, कि कैसे हमने ये नून लीग डाकुओं की धांधली, कैसे अपने वोटों को इनकी धांधली से कैसे बचाना है। ये हमारा लोग सारा वक्त हम बैठे हैं, अपने पोलिंग एजेंट्स को बता रहे हैं
कि कैसे आपने धांधली रोकनी है, किन किन तरीकों से ये धांधली करते हैं। औरतों के पोलिंग स्टेशन पे कैसे ये पैसे देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, कैसे कैसे ये जाली वोट डालते हैं, कैसे ये डबल स्टैंप लगवा के तो किसी को हराते हैं। सारी चीजें हमारे पोलिंग एजेंट्स की तैयारी करवा रहे हैं कि इनकी धांधली रोको, क्योंकि इस वक्त हमारा मुकाबला ये लोटो से नहीं है, सिर्फ हमारा मुकाबला ये नून लीग वो लीग है जिसने कभी भी, नून लीग का मतलब नवाज शरीफ की लीग, इसने कभी अपनी जिंदगी में कोई चीज ईमानदारी से की नहीं। आज से 40 साल पहले ये जम्हाना में क्रिकेट खेलता था, वहां भी अपना अंपायर खड़ा करता था। सारा बिजनेस जो भी उन्होंने पैसा बनाया 2 नंबर करप्शन, इक्तदार में आके, जितनी देर मैं इक्तदार में रहा 3.5 साल, अब तक नवाज शरीफ ने 18 फैक्ट्रियां बना ली थी, सरकारी बैंकों से पैसे लिए, फैक्ट्रियां बनाई, पैसे वापस नहीं किए और अपने इक्तदार में आके सब कुछ माफ करवा लिया। ये इनकी बिजनेस थी। और उससे हुआ क्या? बिल्कुल चोर है ये। तो ये हमारा मुकाबला शरीफ खानदान और इनके दरबारियों से, लोटो से, इलेक्शन कमीशन से जो इनके साथ मिला हुआ है। ये खुफिया जाके सिकंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जाके मरियम और वो हमजा कुकड़ी को मिलता है। छुपके मिलता रहा है। और उसके अलावा एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में, और एक उसने मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ मुल्तान में। ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है। और दूसरी तरफ सारी कौम खड़ी है हमारे साथ। हमने नौजवानों, हमने मिलके इनको ऐसे इलेक्शन हराना जिस तरह एक ही दफा हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान में मैच जीती, जब पाकिस्तान का कप्तान इमरान खान था और उनके एम्पायरों के बावजूद जीत के आए। अब भी ये अंपायरों के बावजूद हमने मैच जीत रहे हैं। हाथ खड़ा करो, जीत रहे हमने इंशाअल्लाह हमने इनको ऐसा फेंटा लगाना है, याद रखेंगे। और नौजवानों, आपने खास तौर पर वोट डाली है। 64% पाकिस्तान में नौजवान है। अगर हमारा नौजवान निकलाया तो ये जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी धांधली करें, इंशाअल्लाह हम इनको इतवार को जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके पास आऊंगा इंशाअल्लाह जश्न मनाने के लिए। मैंने बड़ी कोशिश की जब मैं हुकूमत में था कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान में। मैंने 2.5 साल से कोशिश करता रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान में लेके आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है? जैसे ही दबाते रहते हैं बटन, जिस तरह आप मार्केट में जाते हैं, आप सब्जी खरीदते हैं या चीजें खरीदते हैं, वो दबाता है और फिर वो आखिर में बटन दबाता है, रिजल्ट आ जाता है, पैसे आ जाते हैं, कितने पैसे। उसी तरह
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हिंदुस्तान में भी है, ईरान में भी है। हमने बड़ी कोशिश की कि यहां भी अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाएगी तो ये जो सारा जो धांधली का निजाम है, हम भी दुनिया की तरह साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन ये जो दो खानदान पिछले 35 साल से पाकिस्तान पे मुसल्लत है, इन्होंने 32 साल मिलकर दोनों ने हुकूमत किया। इन दोनों ने हर जगह जाली वोटें बनाई हुई हैं। जितनी भी मैंने कोशिश की, इन्होंने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन की पूरी मुखालफत की और इनके साथ मिल गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसने भी पूरी मुखालफत की। हालांकि इलेक्शन कमीशन का तो काम है साफ और शफाफ इलेक्शन, उसने भी पूरी कोशिश की और ना आने दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सिर्फ इसलिए कि ये इजाजत दे, मौका दे धांधली का। और वो भी लोग जो पावर में बैठे हैं इस मुल्क में बड़ी देर से, वो भी जो इलेक्शन को देखते हैं कि जिधर मर्जी रिजल्ट करवा दे, उन्होंने भी नहीं मशीन आने दी। और उसका नतीजा आज ये है कि हमारा सारा वक्त लग रहा है कि हमने इस इलेक्शन में इतवार को इनकी धांधली कैसे रोकनी है, ये हमारा सारा वक्त लग रहा है। ये हमारे मुल्क के लिए बाइस शर्म है। वो मुल्क, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, और हमारे मुल्क में ये सारी कौम के सामने जो भी इलेक्शन होता है, जो भी 1970 के इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन होता है उसमें धांधली होती है, या जो हारने वाला है वो मानता नहीं इलेक्शन। इसलिए मैंने कोशिश की थी, क्योंकि मैं वो कप्तान था जो क्रिकेट की 200 साल तारीख में पहला कप्तान था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया। उसी तरह और यही मेरी कोशिश थी कि मैं वो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा जो पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएगा। लेकिन इन दोनों पार्टीज के मुखालिफ, ये अफसोस है कि उन्होंने मशीनें नहीं आने दी। दूसरा, मुझे जो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर मैं सबसे बड़ी बात ये पूछता हूं कि जो सिंध का बल्दियाती इलेक्शन हुआ, जिस तरह का इलेक्शन हुआ, अगर आपके अंदर इखलाकी कुव्वत होती तो आपको रिजाइन करना चाहिए था। पहले तो इलेक्शन जिस सतह की धांधली हुई, इनके साथ जो इत्तेहादी हैं JUI और MQM, उन दोनों ने भी क्या धांधली हुई। और 15% सीटों के ऊपर बिला मुकाबला इसलिए हुआ कि पुलिस का इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ी बात कि जो सिंध का इलेक्शन कमिश्नर था, जो इलेक्शन कमिश्नर है, वो सिंध हुकूमत का मुलाजिम है, उनसे पैसे लेता है। कैसे साफ और शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं यहां? और मैं उससे पीछे भी चला जाऊं, सेनेट का इलेक्शन आया, सुप्रीम कोर्ट में हम गए कि सेनेट के इलेक्शन में ओपन वोटिंग होनी चाहिए, पता चले कि MP किसको वोट डालते हैं। क्योंकि 30 साल से सेनेट के इलेक्शन पे पैसा चलता है, MPs अपनी वोट बेचते रहे हैं। करोड़ रुपया इलेक्शन पे रिश्वत देने पे लगता है। हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए, हम कैसे ओपन वोटिंग होता कि पता चले कि MPs किसको वोट डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वोट की निशानदेही करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को कह दिया। ये इलेक्शन कमिश्नर था, इसने नहीं किया। इलेक्शन में पैसा चला, करोड़ रुपया चला, और यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पकड़ा गया पैसे देते हुए, वोट खरीदते हुए। और
चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अभी तक किसी को नहीं पकड़ा, उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। किसी भी नौजवानों, मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल मगरबी ममालिक में गुजारे क्रिकेट की वजह से। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो उन ममालिक की अखलाकियात हैं, जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है वो हमारे से बहुत ऊपर है। क्योंकि वहां जो सरबराह मुल्क का बनता है, उसका जो इखलाकी म्यार वो आम लोगों से ऊपर होता है। अभी बर्तानिया में उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को निकाला। किस चीज पे निकाला? पता है किस चीज पे निकाला? कि उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में आप अपने ऑफिस के लोगों के साथ क्यों बाहर जमा हो गए, जबकि कहा था सोशल डिस्टेंसिंग। सोचे या खबर भी ना बनती पाकिस्तान में। और उनकी अखलाकियात देखे कि उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एक है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। किस वजह, क्या वजह है कि इसने हमें कहा था कि इकट्ठे नहीं होना कोरोना के दौर, ये कैसे इकट्ठा हो गया? सोचे कि वो भारी अक्सरियत से जो प्राइम मिनिस्टर बना था उसको इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए वो कौमें ऊपर निकल गई है, वसाइल की वजह से नहीं। उनके अखलाकी मेयार, मॉरल स्टैंडर्ड्स, वो कौमें चलती है अमर बिल मारूफ पे, जो अल्लाह का हुक्म है हमें कुरान में कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद लड़ो। और आज अभी मैं आ रहा था मोटरवे पे, जब मैं यहां उतरा तो मुझे एक सजा याफ्ता खातून की तस्वीर नजर आई। और उसके साथ तस्वीर मैंने किसकी देखी? एक सजा याफ्ता भगोड़े की तस्वीर देखी। झूठ बोल के मुल्क छोड़ के भाग गया। अब सोचे बर्तानिया के अंदर अब कोई सोच तस्वर नहीं कर सकता कि किसी की जुर्रत हो कि एक जमानत के ऊपर सजा याफ्ता खातून की तस्वीर लगी हो और दूसरी तरफ एक करप्ट झूठ बोलने वाला सजा याफ्ता भगोड़े की तस्वीर लगी हो। ये है फर्क। वो माशरे, उन माशरों के अंदर कानून से ऊपर कोई नहीं। वो माशरे ताकतवर डाकुओं को जेलों में डालते। और हमारी बदकिस्मती ये कि हमारा जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर, वो और उसके दो बेटे, जिसको उन्होंने गैर आईनी तौर पे आज बैठा हुआ है वजीर आला हमजा कुकड़ी, ये दो और इसके बेटे को एफआईए में 16 अरब रुपए की इनके ऊपर करप्शन है। 8 अरब रुपए की करप्शन नैब में। अब सोचें इस मुल्क की बदकिस्मती कि साजिश के तहत, साजिश तो अमरीकियों ने की, लेकिन हमारे मीर जाफर और मीर सादकों ने इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, इस कौम की तौहीन की। आज वो चोर ऊपर बैठे हुए हैं और आते साथ ही इन्होंने 1100 अरब रुपए की आपका पैसा जो नैब में था, 1100 अरब रुपया जो इस कौम से चोरी किया था, आते साथ ही इन्होंने असेंबली में नैब की अमेंडमेंट करके सारा पैसा माफ करवा लिया।
मेरे नौजवानों, सुन लो मेरी बात। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये सब सुन लो। उन्होंने कहा था तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। उन्होंने बताया कि तबाह हुई, कैसे तबाह हुई? तबाह ऐसे हुई कि कंगाल हो गई, उनके पास पैसा खत्म हो गया, बैंकरप्ट हो गई। और उन्होंने कहा जो कौमें तबाह हुई तुम्हारे से पहले, छोटा चोर चोरी करता था तो उसको जेल में डाल देती थी वो कौमें, लेकिन बड़ा डाकू जब चोरी करता था तो वो उसको एनआरओ दे देती थी, वो तबाह हो जाती थी। और ये अभी मैं आपके सामने दो मिसालें देता हूं, दो मिसालें आपके सामने। एक श्रीलंका, श्रीलंका में भी 20 साल से एक खानदान बैठा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर भी उस खानदान का, प्रेसिडेंट भी उस खानदान का। जिस तरह सुभाष शरीफ प्राइम मिनिस्टर और हमजा कुकड़ी चीफ मिनिस्टर, जिस तरह वहां सिंध के अंदर एक ही खानदान, जरदारी खानदान, उसकी बहन, उसका बेटा, वो सारा सिंध के ऊपर बादशाह बने हुए हैं। इसी तरह श्रीलंका में एक खानदान 20 साल से हुकूमत कर रहा था। क्या हुआ? वो पैसा चोरी चोरी करके बाहर भेज रहे थे। आज तस्वीरें छपी हैं कि उस खानदान ने कितने अरबों अरबों रुपया मुल्क से बाहर महलात लिए हुए हैं, प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर सरमायाकारी की हुई है मुल्क से बाहर। तो वो अरबोपति बनते गए और श्रीलंका का दिवालिया निकल गया। आज उनके पास पैसा नहीं तेल खरीदने के लिए। श्रीलंकन भूखे जा रहे हैं क्योंकि उनकी लीडरशिप ने चोरी कर करके उनका मुल्क तबाह कर दिया। लेबनान सुने जरा, जो बेरूत हम जब बड़े हो रहे थे, आज जिस तरह आप दुबई जाते छुट्टियों के लिए लोग, हमारे जमाने में बेरूत जाते थे। उधर भी उनके हुक्मरान, उन्होंने जब चोरी शुरू की तो आज बेरूत का यह हाल है कि 70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तो नबी ने, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था कि वो कौम जो इंसाफ नहीं करती, इंसाफ का मतलब क्या है कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून जिस कौम में नहीं है वो तबाह हो जाती है। एक कौम जब मदीना की रियासत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी तो उसकी बुनियाद रखी थी अदल और इंसाफ पे। उन्होंने कहा मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी उसको सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं। और ऐसे दुनिया का सबसे एक अजीम कौम खड़ी हुई, दुनिया की इमामत की उन्होंने, अदल और इंसाफ। और आपके सामने ये जो साजिश के तहत डाकुओं को हमारे ऊपर बिठाया है, ये हमारी कौम की बर्बादी है। ये ऊपर रह गए, ये और पैसा बनाएंगे। पहले भी इन्होंने अपनी चोरी माफ करवाई थी, जनरल मुशर्रफ के जरिए एनआरओ लिया था। अब ये दूसरी दफा इन्होंने अपनी चोरी माफ करवाई है और फिर तैयार हो जाएंगे फिर से मुल्क को लूटने के लिए। इसलिए आप सबको मैं आज पैगाम दे रहा हूं कि ये जो जंग है ये इमरान खान की जंग नहीं, ये इलेक्शन नहीं है, ये जहाद है। ये हकीकी आजादी की जहाद है। और दूसरी चीज, जितना जब से ये शहबाज शरीफ आया, यहां ऐसे ऐसे लोग थे वो समझते थे ये जी कोई बहुत ही बड़ा कोई अफलातून है। वो गलत फहमी में थे कि शहबाज शरीफ जब 50 अरब रुपए के इश्तिहारों के अंदर अपनी तरक्की दिखा रहा था तो नादान समझे कि कोई वाकई बहुत बड़ी चीज है। तो अब सारी कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। महंगाई आसमानों पे,
और माइशत जमीन पे। लेकिन उससे भी बुरी चीज, इसने हमारी खुददारी खत्म करने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है। एक वो खुददार कौम, गैरतमंद कौम, उसका ये प्राइम मिनिस्टर बन के, जरा ये सुने ये क्या कहता है, सुने जरा। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे अपने पाँव पे खट। मैं सऊदी अरब से बस मैं यूएई के हो गया, अभी मैं ये आपसे पूछता हूं, 18 हजारी वालों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम भिखारी हैं? और कहता आप 75 साल से हमारी मदद कर रहे हैं। ओ अहमक, ओ बेवकूफ आदमी, चेरी ब्लॉसम, बूट पॉलिश, ये हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। जो पैसा आता है वो तो आपकी जेबों में या आपके बड़े बड़े लंदन में महलात में चला जाता है, या जरदारी के उसका जो बाहर पैसा रखा है या तो उधर चला जाता है। ये कौम तो ये यहां से लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे मेहनत कश पाकिस्तानी 18-18 घंटे काम करते हैं बाहर, वो पैसा भेजते हैं पाकिस्तान जिस पे मुल्क चलता है। और ये डाकू ऊपर से यहां से पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से पैसा बाहर भेज देते हैं, और फिर कहते जी हमें मांगने तो नहीं आया। अच्छा एक और सुन ले जरा, वो जरा लोगों को जो इश्तिहार यानी जो इश्तिहारी जो जमानत के ऊपर खातून है, इनका मसला ये है कि इनसे सच नहीं बोला जाता। एक जब 1965 की जंग थी, आप तो पैदा नहीं हुए होंगे, तो उस वक्त एक होता था हिंदुस्तान का रेडियो आकाशवाणी, सुने जरा, रेडियो आकाशवाणी वो होता था जो सारा वक्त बता रहा होता था कि कितना हिंदुस्तान पाकिस्तान को तबाह कर रहा है और मार रहा है और वगैरह वगैरह, सारा झूठ। ये आजकल नून लीग के रेडियो आकाशवाणी है। अच्छा जरा सुने जरा इसका, सुने। और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बस। अच्छा अब मरियम बीवी को ये नहीं पता था कि वो अल्लाह अल हक है, वो उसका वादा है, सच सामने आना है। अब ये 2014 में कह रही है ऑलरेडी कि जनाब मेरी तो कोई लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान मेरी प्रॉपर्टी, ये कह रही है 14 में। 2 साल के बाद एक बहुत बड़ा इंकशाफ होता है, आलमी इंकशाफ, जिसको पैनामा पेपर कहते हैं। जो ऐसे छुपाए हुए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी, वो सारी सामने आ जाती हैं। तो जब वो सामने आती हैं 2 साल के बाद, तो जरा बताएं इनके भाई साहब क्या कहते हैं। माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे हुसैन शरीफ है। अच्छा बहरहाल 2 साल के बाद हुसैन शरीफ जनाब टीवी पे बैठे हैं, कहते हैं कि हाँ, क्योंकि वो इंकशाफ हो जाता है, पता चल जाता है कि जो 4 महंगे लंदन के फ्लैट हैं उनकी मालिका हमारी बीबी। हम तो एहतराम करते हैं औरतों का, मरियम बीबी के नाम कहता जी ये 4 लंदन के बड़े बड़े फ्लैट ये मरियम बीबी के नाम पे है। वो 2 साल पहले कह रही है कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान प्रॉपर्टी नहीं है। अब मैं कहने का ये मकसद है मेरा, पाकिस्तानी कौम ये सुन लो, ये वो लोग हैं
जो यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, आपका पैसा, और फिर अब आके एनआरओ लेके 1100 अरब रुपया आपका पैसा इन्होंने माफ करवाया। इसलिए इतवार को आप सब ने निकलना है, लोगों को निकालना है। वादा करो लोगों को निकालोगे।